केंद्र की सत्ता में एनडीए ने लगाई जीत की हैट्रिक, देश ने दिया मोदी 3.0 का जनादेश। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। नतीजों के बाद आज मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग, कई बड़े फैसले ले सकती है सरकार। चुनाव नतीजों पर बैठक में हो सकती है चर्चा। सरकार के गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को पीएम ने दिल्ली बुलाया। सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आज आईएनडीआई गठबंधन की बैठक, दिल्ली में आज शाम आईएनडीआई गठबंधन की बैठक। सरकार गठन के लिए बैठक में होगा मंथन। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, देवभूमि में दिखा पीएम मोदी और सीएम धामी का जलवा। उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास। यूपी में बीजेपी को विपक्ष का झटका, समाजवादी पार्टी बनी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी 33, सपा को 37 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर और बात करते हैं मेरठ की, जहां पर स्विमिंग पूल में लाइव मर्डर की वारदात से हड़कंप। 2 मासूम बच्चों के सामने की पिता की हत्या। हमलावर हत्या कर मौके से हुए फरार। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पुरानी रंजिश बताई जा रही है हत्या की वजह। फॉरेंसिक टीम ने सीसीटीवी कब्जे में लिया। जोरनारपुर फाटक के पास स्विमिंग पूल का मामला। खबर मेरठ से आपको बता दें, जहां पर स्विमिंग पूल में लाइव मर्डर की वारदात से मचा हड़कंप। स्विमिंग पूल में घुसकर हमलावरों ने मारी गोली। 2 मासूम बच्चों के सामने की गई पिता की हत्या। हमलावर हत्या करने के बाद मौके से हुए फरार। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी है और ये सीसीटीवी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर स्विमिंग पूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद होती नजर आ रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से इतने सारे लोगों के सामने एक पिता की हत्या कर दी जाती है। उसके 2 मासूम बच्चों के सामने उस पिता की हत्या कर दी जाती है। तो लाइव सीसीटीवी फुटेज जो है वो कैमरे में कैद हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से लगी हुई है। लोग मौजूद हैं वहां पर और उसके बाद एक आदमी की, एक युवक की हत्या कर दी जाती है उसके ही 2 मासूम बच्चों के सामने। स्विमिंग पूल में घुसकर हमलावरों ने युवक को मारी गोली। उसके 2 मासूम बच्चों के सामने ही युवक को मारी गोली। तस्वीरें सामने आ रही है, मेरठ की पूरी वारदात है ये। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राजू, जिस तरीके से देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है और स्विमिंग पूल में घुसकर के हमलावरों ने गोली मारी है, क्या कुछ पूरा मामला है? क्या युवक और हमलावरों के बीच काफी लंबा विवाद चल रहा था जिसको लेकर के इस वारदात को अंजाम दिया गया? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक स्विमिंग पूल में कल दिन दहाड़े एक युवक को जो है बदमाशों ने गोली मार दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया गया है कि मृतक अपने बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने आया था। इसी दौरान पीछे से आए 4-5 लोगों ने तमंचे से फायर कर उसको गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जैसे ही गोली लगी तो वहां भगदड़ मच गई और जब सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भिजवाया। बताया गया है कि जो हमलावर थे वो मृतक के पड़ोसी थे और दोनों के बीच पिछले काफी लंबे समय से पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके तहत कल इस पूरी हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद ही मौके से फरार हो गए थे। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी को नामजद करते हुए 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। बताया गया है कि पिछले काफी लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद कल ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया।
बिल्कुल। और देखिए राजू, जिस तरीके से जानकारी अभी सामने आ रही है कि ये जो मृतक है उसके पास उसके दो मासूम बच्चे भी मौजूद थे, क्या हमलावरों ने उन बच्चों को भी किसी प्रकार की कोई नुकसान पहुंचाया? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जी। लाइव मर्डर की, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 3-4 लोग आते हैं और जो मृतक अरशद है उसको गोली मारकर फरार हो जाते हैं। वहीं जो बच्चे थे मृतक के, वो पास में ही बेंच पर बैठकर कपड़े चेंज कर रहे थे। जैसे ही हमलावरों ने उनके पिता को गोली मारी तो वो चिल्लाने लगे, तो वहां पर भगदड़ मच गई और हमलावर वहां से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल लोहिया नगर थाना पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरठ से जिस तरीके से वारदात सामने आई है, जहां पर स्विमिंग पूल में घुसकर हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। हमलावर घुसे और उसके बाद एक युवक को गोली मार दी। जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, वहां पर मृतक और आरोपियों के बीच एक विवाद चल रहा था। पड़ोसी कहे जा रहे हैं दोनों ही पड़ोसी एक दूसरे के हैं और विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए और आखिरी में एक युवक की जान ले ली। उसके बाद से ही हमलावर फरार चल रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चर्चा करते हैं जनादेश 2024 पर, जहां बिहार की लोकसभा सीटों के परिणामों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों में साफ तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलना सूबे की सियासत का एक बड़ा संकेत है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट की बात करें तो बिहार की तस्वीर जेडीयू के पक्ष में है। बिहार में लोकसभा चुनाव का परिणाम काफी हद तक एग्जिट पोल जैसा ही रहा। हालांकि अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के जीत हार की बात करें तो उसमें चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने फिर वापसी कर ली है। वापसी का मतलब स्ट्राइक रेट से है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर नंबर के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का परफॉर्मेंस रहा है और इसी के साथ हवा उठ चली है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। इस हवा में इतना दम इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले तक कहा था कि 4 तारीख को चाचा कुछ बड़ा करेंगे और अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों का साथ अपरिहार्य है। तो क्या एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार फिर कुछ वैसा करने वाले हैं? सभी की नजर अब दिल्ली में एनडीए सरकार बनने के लिए बुधवार को होने वाली बैठक पर है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार के नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में आने की बात सामने आ रही है। वहीं जेडीयू ने एक बार फिर पाला बदलने के किसी भी तरह के प्रयास को खारिज कर दिया है। अगर नायडू या नीतीश कुमार के रुख में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो एनडीए को सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। माझी उपस्थिती असेल। आज काही टीव्ही बातमी आहे किंवा मी चंद्रबाबूंशी बोललो, आणखीन कोणाशी बोललो, त्याच्यात काहीच तथ्य नाही। जे काही कोणाशी बोलले नाही, बोलणं माझं झालं असेल तर ते काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेस येथील यांच्याशी झालं, बाकी कोणाच्या संबंधित नाही। या चर्चा करणं इतरांशी याबद्दलचं धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवरचे आमचे सगळे सहकारी त्यांच्याशी विचार विनिमय करून केले जाईल। सर, सगळे म्हणतात की तुमचं वय झालं आहे। या ठिकाणी हे सिद्ध झालं आहे की टाइगर बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जिंदा है। सर हिंदी मध्ये प्लीज ब्रीफ कराल सगळं तर। सर त्याच्यावर उत्तर सर एक उत्तर सर एक तूच उत्तर दिलंस ना। असं वाटतं का नीतीश कुमार यांची मदत तुम्हाला पुढे पडेल असं माहिती नाही, माझं काही त्यांच्याशी बोलणं झालं नाही। एका अध्यक्षाचे प्रमुख आहेत आणि त्यामुळे त्याची माहिती असल्याशिवाय त्याचं मी कमेंट करणं योग्य नाही। माझा त्यांचा सुसंवाद आत्ता झालेली संबंध आहे
पण आता बोलणं झालेलं नाही. सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे 2014 में बिहार लोकसभा की सीटें भाजपा 22 सीटें, जेडीयू 2 सीटें, आरजेडी 4 सीटें, रालोसपा 3 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें, एनसीपी 1 सीट। 2019 में बिहार लोकसभा एनडीए को 40 में से 39 सीटें, बीजेपी 17 सीटें, जेडीयू 16, एलजेपी 6 सीट, कांग्रेस 1 सीट, आरजेडी 0 सीट। आपको बता दें कि बिहार की 40 सीटों के परिणाम पर लोगों की नजर टिकी रही है। चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू का साथ आना सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। बिहार के सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला काफी सोच समझकर कर लिया है। दोनों ही दलों ने संख्यात्मक रूप से समाज के उन वर्गों को छुआ जो अभी तक काफी बिखरे हुए थे। बात चाहे हम अति पिछड़े वर्ग की करें, पिछड़े वर्ग की करें, ओबीसी की करें या सामान्य वर्ग की करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सामूहिक पहुंच काफी ज्यादा विस्तृत और कहीं ज्यादा प्रभावशाली रही है। वहीं अगर आपने बिहार में राजनीतिक यात्राएं की होंगी या बिहार के लोगों से संवाद किया होगा तो आपको एक बात नोट करेंगे कि राजद को वोट बैंक ज्यादा मुखर और आक्रामक है। चुनावी रैली या पोलिंग बूथ पर यादव समाज के लोग उत्साह के साथ मौजूद रहे। यही बात मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी कही जा सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुरानी जनरेशन के क्लासिक है शौक, नई जनरेशन को चाहिए नए जमाने की मौज। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोबारा से खबरों का रुख करेंगे, जहां पर लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। पिछले चुनाव में सिर्फ बीजेपी को यूपी में 62 सीटों पर जीत मिली थी। देखिए हमारी खास पेशकश। देश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी को यहाँ की सीटों के आंकड़ों में जो बढ़त मिली है
वो बीजेपी को हैरान करने वाली है। वहीं कांग्रेस को जहां 2019 में महज 1 सीट मिली थी, उसके लिहाज से कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी फेरने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। सूबे के नतीजों में जो स्थिति दिखी है, उससे यही कहा जा सकता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। न केवल 400 का सपना टूटता दिखा, जाहिर है कि यूपी की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, उसका नतीजा है कि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में लाभ हुआ है। आमतौर पर बीएसपी को विपक्ष भाजपा की बी टीम कहकर टारगेट करता रहा है, पर कहानी कुछ और ही चल रही थी। पश्चिम से पूरब तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो एनडीए कैंडिडेट्स को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी तरह पूर्वी यूपी में घोसी में बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया, वे सीधा इशारा था कि पार्टी ने एनडीए का काम खराब करने का ठेका ले लिया है। घोसी सीट पर एनडीए की 2 साल पुरानी तैयारी को पलीता लगा दिया है। यहाँ पर बीजेपी ने स्थानीय नौनिया नेता दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से इसीलिए लाए गए थे कि उनका लाभ घोसी और आसपास की सीटों पर लिया जा सके। पर जब बीएसपी ने एक नौनिया जाति के कैंडिडेट बालकृष्ण चौहान को खड़ा कर दिया, तो जाहिर है कि एनडीए का काम खराब होना ही था। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की इस बात के लिए बहुत आलोचना हुई कि वो बार बार अपने कैंडिडेट बदल रहे हैं, पर इस बात की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। यही कारण है धरातल पर वो बीजेपी कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर देते दिखे। उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी का भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना, जिसका आंच यूपी तक महसूस की जा रही थी। इसी बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी मुद्दा बन गया। मतलब साफ था कि किसी न किसी बहाने बीजेपी को टारगेट करना है। इस बीच चुपचाप तरीके से एक अफवाह भी फैलाई गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देगी। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला था। पश्चिमी यूपी में लगातार कई जिलों में राजपूतों ने सम्मेलन करके कसम दिलाई गई कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना है। अगर ठीक से कोशिश की गई होती तो ये सम्मेलन रोके जा सकते थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती तक ने क्षत्रियों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी घोषणा पत्र के कई वायदे पूरे किए। राम मंदिर का निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भयमुक्त माहौल बनाने के लिए अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। फिर भी राज्य में कैसे समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और एनडीए के विजय अभियान पर ब्रेक लगा दिया। यहां तक कि अयोध्या की सीट फैजाबाद में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे चल रहा था और अंत तक उसे जीत मिली। कांग्रेस और पार्टी नेता राहुल गांधी ने बहुत माहौल बनाया, लेकिन इसमें प्रभावी भूमिका एसपी की नजर आई। देखिए यह रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही यूपी में गठबंधन और एनडीए की कड़ी टक्कर देखी गई। यूपी में सपा ने बढ़त बनाते हुए एनडीए को पछाड़ दिया। माना ये भी जा रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर मैदान में नहीं उतरते तो एनडीए की राह में इतने रोड़े नहीं आते। खास बात ये रही कि इस बार अखिलेश यादव की टोन उस तरह से मुसलमानों के पक्ष में लगातार नहीं रही जैसे मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करती थी। फिर भी प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत समझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया। बहुजन समाज पार्टी अगर अपने मतदाताओं को एकजुट रखने में लगातार नहीं लगी रहती तो फैसला कुछ और ही होता। बीएसपी के ठीक ठाक उम्मीदवार उतारने से गठबंधन को मिलने वाला दलित वोट काफी कम माना जा रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अपने यादव पिछड़ा वोट बैंक को छिटकने से रोकने में सफल रही। यहाँ तक कि जहाँ एसपी से यादव उम्मीदवार नहीं थे, वहाँ पार्टी ने दूसरे वर्गों को भी जोड़ने की भरपूर कोशिश की। इसके मिसाल बलिया सीट पर दिखी। बलिया से सनातन पांडे
ब्राह्मण प्रत्याशी के तौर पर वहां से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर के विरोध में लड़ रहे थे। सनातन पांडे ने वहां ब्राह्मण मतदाताओं को लामबंद करने में सफलता पाई, तो एसपी ने अपने परंपरागत वोटरों को उनसे जोड़ा और इसी कारण सनातन पांडे लगातार बढ़त बनाते नजर आए। इसी तरह से पश्चिम की मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बहुत शोर मचाए बगैर अपने वोटरों को मुस्लिम समुदाय के वोटरों से जोड़ने में सफलता हासिल की। दोपहर बाद जो नतीजे सामने आए, राज्य में समाजवादी पार्टी के 37 प्रत्याशी बढ़त पर थे और इसमें कैराना से इकरा हसन चौधरी भी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबे वाले इस सियासी परिवार की इकरा के साथ समाजवादी पार्टी अपने वोटरों को जोड़कर उस इलाके में जीत की ओर तेजी से बढ़ती दिखाई दी, जहां पिछले चुनाव में हिंदुत्व का जोर था। यही नहीं, पार्टी ने कांग्रेस के भी अमरोहा से कुंवर दानिश अली और सहारनपुर से इमरान मसूद को भी अपने वोट ट्रांसफर कराने में सफलता हासिल की। क्या पीडीए फॉर्मूला आया है काम? पीडीए का नाम पहली बार अखिलेश ने जून 2023 में इस्तेमाल किया था। उन्होंने भाजपा की नेतृत्व वाले एनडीए के जवाब में इस फॉर्मूले को पेश किया और कई मौकों पर दावा किया कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यूपी में सपा का मुख्य वोट बैंक परंपरागत रूप से यादव और मुसलमानों पर रहा। हालांकि पार्टी 2014 से ही राज्य में चुनाव हारती नजर आई। 2014 के लोकसभा चुनाव 80 में से 5 सीटें मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 47 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली और 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें मिली। पीडीए का विचार अखिलेश के सपा के पारंपरिक वोट बैंक को दलितों, यादवों के अलावा अन्य ओबीसी और मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों तक विस्तारित करने की उद्देश्य से ही दर्शाया जाता है। अखिलेश ने यह भी कहा कि पीडीए अग्रणी जातियों में पिछड़ों को भी शामिल करेगा, जो पारंपरिक रूप से भाजपा के वोट बैंक का एक हिस्सा है। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि इसी पीडीए फैक्टर के कारण भाजपा न तो कोई गणित लगा पा रही है और न ही कोई समीकरण बना पा रही है, और यही कारण है कि भाजपा के पिछले सारे फॉर्मूले इस बार फेल हो गए और प्रत्याशियों के चयन में भी भाजपा काफी पिछड़ती नजर आई। भाजपा को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। कोई भी भाजपा का टिकट लेकर हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता था। अखिलेश ने एक नारा भी दिया, ली है पीडीए ने अंगड़ाई, भाजपा की शामत आई, और या यूं कहें कि पीडीए का फॉर्मूला काम आता नजर आया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से जनादेश 2024 का रुख करेंगे, जहां हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी हार गई। कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने जीत दर्ज की। आखिर चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहा। स्मृति ईरानी इस सीट से तीसरी बार उम्मीदवार थी। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पराजित किया था। अमेठी में पिछले 2.5 दशक में पहली बार है जब गांधी परिवार से कोई भी चुनाव मैदान में नहीं रहा। यहां वोटिंग 20 मई को संपन्न हुई थी। अमेठी में केएल शर्मा ने धाक जमाई और जीत दर्ज कराई। कौन है किशोरी लाल शर्मा, क्या रहा है अमेठी सीट का इतिहास, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ साथ एनडीए और इंडिया के बीच घटाबढ़ी का दौर भी देखने को बराबर मिला। वहीं यूपी की बात कर ले तो यूपी की हॉट सीट में गिने जाने वाली अमेठी सीट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अमेठी में जहां स्मृति ईरानी ने अपनी धाक जमा कर रखी थी, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी केएल शर्मा ने बढ़त बनाई है। आखिर ये केएल शर्मा है कौन, ये भी जान लेते हैं। केएल शर्मा का पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा है, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। मूलतः पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और शर्मा ने 1983 में राजीव गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में कदम रखा था। बाद में राजीव गांधी की अचानक निधन के बाद गांधी परिवार से उनके रिश्ते पारिवारिक हो गए और वो गांधी परिवार के ही होकर रह गए। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद शर्मा ने कभी शीला कौल के काम को
संभाला तो कभी सतीश शर्मा के लिए मदद की। ऐसे में शर्मा का अक्सर रायबरेली और अमेठी में आना जाना बना रहा। हालांकि जब पहली बार सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरी और अमेठी से चुनाव लड़ी तो केएल शर्मा उनके साथ अमेठी आ गए। जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़ दी और खुद रायबरेली आ गईं, तो केएल शर्मा ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शर्मा रायबरेली और अमेठी दोनों ही क्षेत्र के संसदीय कार्य की देखरेख करने लगे। वक्त के साथ साथ लोग कांग्रेस को छोड़ते गए, लेकिन केएल शर्मा की निष्ठा और वफादारी में कभी कोई कमी नहीं रही। शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। हालांकि अकेला फैक्टर नहीं, फिलहाल दिख रही बढ़त के पीछे कोई और कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय से अमेठी और रायबरेली में जमीनी स्तर पर काम करने की वजह से स्थानीय लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। इसकी झलक भी अब तक के रुझान में दिखाई दी। जातीय समीकरण में भी किशोरी लाल फिट बैठते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अमेठी में दलित लगभग 26%, मुस्लिम 20% और ब्राह्मण 18% के करीब है, जिसका कहीं न कहीं फायदा मिलता कांग्रेस पार्टी को नजर आया है। वही कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, अमेठी से क्या जुड़ाव रहा है, ये भी जान लेते हैं। 1967 में अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस 3 बार ही पराजित हुए। 1967 और 1971 में यहां विद्याधर वाजपेयी सांसद रहे। 1977 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इमरजेंसी लहर में वह चुनाव हार गए। जनसंघ से रविंद्र प्रताप सिंह यहां से विजय हुए। 1980 में फिर चुनाव हुआ और उसमें संजय गांधी जीत गए। जीतने के कुछ ही दिन बाद उनके विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी ने अमेठी की कमान संभाली। राजीव गांधी 1981, 1984, 1989 में अमेठी से सांसद चुने गए। 1991 में मतगणना से पूर्व राजीव की मृत्यु हो गई और इसके बाद कैप्टन सतीश शर्मा ने चुनाव लड़ा और इन्हें जीत मिली। 1996 में भी कैप्टन सतीश शर्मा सांसद रहे हैं यहां से और 1998 में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह से कैप्टन सतीश शर्मा हार गए। 1999 की अगर बात कर लें तो 1999 में सोनिया गांधी ने संजय सिंह को भारी अंतर से पराजित किया। 2004 में सोनिया गांधी ने सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी। राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए। 2009 में भी राहुल ही सांसद बने। 2014 में राहुल ने हैट्रिक लगाई और 2014 में भाजपा ने पहली बार अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया। स्मृति ईरानी लगभग 10,07,903 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। स्मृति ईरानी को चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपनी कर्म भूमि बना लिया और 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया। स्मृति को 4,68,514 जबकि राहुल को उस वक्त 4,13,394 वोट ही मिले थे। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को महज 3 बार ही यहां से शिकस्त मिले थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और वही बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर सरकार गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। सरकार गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को पीएम ने दिल्ली बुलाया। मोदी 3.0 सरकार बनाने का दावा पेश करने की है तैयारी। आज एनडीए की बैठक के बाद तय होगी आगे की रणनीति। तो सरकार गठन को लेकर एनडीए की बैठक आज। खबर राजधानी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया है। मोदी 3.0 सरकार बनाने का दावा पेश करने की है तैयारी। आज एनडीए की बैठक के बाद
तय की जाएगी आगे की रणनीति। तो आज एनडीए की बैठक होने के बाद तय की जाएगी आगे की रणनीति। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज एनडीए की जो मीटिंग बुलाई गई है, जो बैठक बुलाई गई है, उसमें मुख्य तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी बुलाया गया है और जिनसे बातचीत करने के बाद एनडीए गठबंधन केंद्र में सरकार बना सकता है। और क्या कुछ अधिक जानकारी है? बता दें कि आज इंडिया गठबंधन की शाम 6 बजे दिल्ली में बैठक होगी। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में होगी। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि जो नतीजे 4 जून को आए हैं उसमें इंडिया गठबंधन भी बहुमत की ओर नहीं पहुंच पाया। हालांकि एनडीए बहुमत की ओर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत नहीं पा पाई है कि वो केंद्र में सरकार अपने दम पर बना पाए। लेकिन आज इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। बैठक में इंडिया गठबंधन में जो भी राष्ट्रीय पार्टियां शामिल हैं उनके सभी नेता, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो या क्षेत्रीय नेता हो, वो सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिहार से तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत बाकी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे जम्मू कश्मीर, वहां से फारूक अब्दुल्ला, इस तरह के महबूबा मुफ्ती, तमाम जो नेता हैं क्षेत्रीय दलों के जो इंडिया गठबंधन शामिल है, वो सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको सबसे बड़ी बात ये बताता हूं कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी चर्चा ये होगी कि सारे गठबंधन के जितने भी दल हैं इस इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो एकजुट हैं, एक साथ हैं और एक जगह बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। वो चर्चा करेंगे कि अगर उनको सरकार बनाने का किसी तरह से मौका मिलता है या सरकार कैसे केंद्र में बनाई जा सकती है, इसका रास्ता क्या है, इस रणनीति पर भी चर्चा होगी। हालांकि बहुमत से भी इंडिया गठबंधन दूर है, लेकिन सवाल ये लगातार राजनीतिक उठापटक में चल रहे हैं और सियासी गलियारे में इनकी खबर भी अंदर खाने चल रही है कि जेडीयू के नीतीश कुमार, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और रामविलास पासवान पार्टी के नाम पर पार्टी, उनके बेटे चिराग पासवान चलाने वालों की चर्चा है कि वो इस बार केंद्र में बनने वाली सरकार में किंग मेकर की भूमिका में, अगर वो इधर से उधर एक भी कदम कहीं चलते हैं, कोई भी कहीं पलटी मारता है, तो बेशक है कि एनडीए को सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के बाद उतना बहुमत नहीं है, क्योंकि 240 सीट जीत कर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे है। सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा चाहिए। हालांकि एनडीए का आंकड़ा इतना है कि वो सरकार बनाने के लिए काफी है, लेकिन अगर इनमें कोई एक भी एनडीए का सहयोगी इधर से उधर छिटकता है तो फिर कह सकते हैं कि एक बार फिर दिल्ली का सियासी पारा गर्म हो सकता है और फिर ये हो सकता है कि कौन कहां जा रहा है, कौन किसके पास आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने एनडीए की अगुवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त किया है कि वो उनके साथ हैं और वो दिल्ली आ रहे हैं। शाम को 4 बजे होने वाली एनडीए की बैठक में वो लोग हिस्सा लेंगे। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से बिहार में कब कौन कहां कैसे पलटी मार जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं होता है, तो नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जाता है। इसलिए अभी जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है और प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक कुछ भी संभव है। फिलहाल आपको एक और अपडेट बताता हूं कि प्रधानमंत्री आज 11:30 बजे अपनी सरकार की कैबिनेट की बैठक करेंगे और सामूहिक रूप से कैबिनेट का इस्तीफा हो सकता है, जो इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा जा सकता है। इसके साथ ही जो एनडीए की 4 बजे बैठक होगी उसमें एनडीए के जितने भी पार्टी लीडर्स हैं और जितने भी क्षेत्रीय दल उसमें शामिल हैं वो सब उसमें हिस्सा लेंगे और वहां पर एक बैठक होगी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार एनडीए का नेता चुना जा सकता है और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाके अपना सरकार एनडीए की बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश जी साथ ही देखिए सियासी पारा तो काफी हाई देखने को मिल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम देखें तो बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की, कांग्रेस के पास 99 सीटें आई और एनडीए के पास 292 और इंडिया गठबंधन के पास 233 सीटें आई हैं। अगर एनडीए सरकार नहीं बना पाता है
तो इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक होनी है, क्या उसमें इस मुद्दे को लेकर के भी चर्चा होगी? बिल्कुल अवंतिका, बता दें कि आज शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी उसमें शामिल सभी पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और वहां पर इस विकल्प पर जरूर चर्चा होगी कि अगर एनडीए का हिस्सा कोई क्षेत्रीय दल वहां से चिटकता है तो इसके बाद सरकार बनाने का मौका इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। इसलिए इंडिया गठबंधन को तैयार रहना है और कैसे उस जादुई आंकड़े 272 को इंडिया गठबंधन पा सकेगा उस पर भी चर्चा होगी और रणनीति होगी। जहां तक अंदर से कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है या जो क्षेत्रीय दलों की तरफ से जो सूचनाएं मिल रही अंदर खाने, उनमें ये बात साफ है कि सभी क्षेत्रीय दल और खासकर इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाला कांग्रेस इस चीज पर जरूर मंथन करेगा कि अगर केंद्र में बनने वाली आगामी सरकार में एनडीए अगर सरकार बनाने में नाकाम रहता है और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो जादुई आंकड़ा कैसे लाएंगे, उस जादुई आंकड़े को कहां से कैसे अरेंज करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता अपने फोन कॉल्स को लेकर या उनके जो भी विश्वस्त सूत्र हैं उनके माध्यम से उन पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं जो इस जादुई आंकड़े 272 को पहुंचाने में इंडिया गठबंधन के काम आ सकते हैं, उनसे संपर्क हो रहा है, बातचीत चल रही। हालांकि अभी तक किसी भी क्षेत्रीय दल के द्वारा जो अभी एनडीए में शामिल है या फिर इंडिया में शामिल है या फिर इन दोनों में नहीं शामिल है, उनके तरफ से अगर कोई उनके पास सीट है तो वो इस पर उनको सहयोग करने के लिए बिल्कुल अखिलेश जी, यानी कि देखा जाए तो एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। जी, आगामी सरकार की किंग मेकर की भूमिका में तीन ही लोग नजर आते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं इन तीनों की ही जो भूमिका है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन से इनकी बातचीत जो है वो फाइनल नहीं होती है तो फिर आगे देखने वाली बात होगी कि केंद्र में सरकार किसकी बनती है, किस तरीके से इंडिया गठबंधन फिर जो है वो अगुवाई करता है। फिलहाल अभी क्या कुछ होगा ये तो कहना कुछ भी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम दर्शक तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एनडीए की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। सरकार गठन को लेकर एनडीए एक बड़ी बैठक करेगा। आज मोदी सरकार की एक बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी बैठक। चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की पहली बैठक होनी है, जहां पर अखिलेश यादव भी इस गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। तो दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होनी है बड़ी बैठक। चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की होगी पहली बैठक। अखिलेश यादव भी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। सरकार बनाने की कोशिश पर किया जाएगा मंथन चिंतन। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी बैठक। चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की होगी पहली बैठक। अखिलेश यादव भी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। और वहीं सरकार बनाने की कोशिश पर भी किया जाएगा चिंतन मंथन। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी बैठक। चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की होगी पहली बैठक। अखिलेश यादव भी इस बैठक में लेंगे हिस्सा। सरकार बनाने की कोशिश पर किया जाएगा मंथन और चिंतन। तो सरकार बनाने की कोशिश में किया जाएगा चिंतन और मंथन। चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की होगी पहली बैठक। सरकार बनाने की बातचीत पर भी चिंतन मंथन होगा और साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली में होगी आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की होगी पहली बैठक। अखिलेश यादव भी बैठक में होंगे शामिल। सरकार बनाने की कोशिश पर किया जाएगा मंथन और चिंतन। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी बैठक।
अखिलेश यादव भी इस बैठक में होंगे शामिल। सरकार बनाने की कोशिश पर किया जाएगा चिंतन और मंथन। तो दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी बैठक, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। चुनाव नतीजों के बाद ये गठबंधन की पहली बैठक होनी है और इस बैठक में अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। सरकार बनाने की कोशिश पर किया जाएगा मंथन और चिंतन। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। चुनाव नतीजों के बाद INDIA गठबंधन की ये पहली बैठक है। अखिलेश यादव भी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। सपा सुप्रीमो भी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और सरकार बनाने की रणनीति पर मंथन और चिंतन किया जाएगा। तो दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होनी है बड़ी बैठक। चुनाव नतीजे आने के बाद गठबंधन की होगी पहली बैठक। अखिलेश यादव भी गठबंधन की बैठक में हो सकते हैं शामिल। सरकार बनाने की कोशिश पर किया जाएगा मंथन और चिंतन। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी बैठक। चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन की होगी पहली बैठक। अखिलेश यादव भी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। सरकार बनाने की कोशिश पर मंथन चिंतन किया जाएगा। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की होनी है बड़ी बैठक। चुनाव नतीजे के बाद गठबंधन की पहली बैठक होगी, जहां अखिलेश यादव भी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की भी एक बड़ी बैठक आज होनी है, जिसमें मुख्य तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इसके अलावा भी अन्य दल शामिल होंगे। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन जब चुनाव परिणाम सामने आए और उसमें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो परचम लहराया है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है समाजवादी पार्टी, उसके बाद इंडिया गठबंधन में भी देखा जाए तो उसका कद बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अवंतिका, अगर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव की बात की जाए तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे टॉप पर कांग्रेस है और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर TMC यानी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभाने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से अखिलेश यादव ने वो आंकड़े लाकर खड़े कर दिए हैं, जिसमें एक बार फिर देश में उनकी चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि अब तक जो उत्तर प्रदेश में चर्चा होती थी या देश के दूसरे हिस्सों में कहीं होती थी राजनीति में, तो कहा जाता था कि अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी अपने ढलान पर है और आने वाले दिनों में ये और ढलान पर होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में जिस प्रकार दो शहजादों को लेकर चुनाव प्रचार बहुत हुआ था, तो अब चल रहा है कि दो लड़कों ने वो जादुई आंकड़ा उत्तर प्रदेश लाकर दिखा लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। यानी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी पिछाड़ते हुए समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन आगे, और समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से अकेले खुद उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें लेकर आ रही। दूसरी अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत पिलर के तौर पर जो तीसरे नंबर पर आता है वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की TMC पार्टी ने अच्छी खासी सीटें वहां से जीतते हुए, करीब 32 सीटें जीतते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से पटकनी दी, उस लिहाज से देखा जाए तो वो भी तीसरे नंबर की पार्टी इंडिया गठबंधन में मजबूत है और उनकी भी अहम भूमिका होगी। अगर कुछ भी राजनीतिक उठापटक होता है और कुछ भी राजनीति में उलटफेर देखने को अगर मिलता है केंद्र सरकार बनाने के दौरान, तो अहम भूमिका में नजर आएंगी ममता बनर्जी। और इसके बाद बात करते हैं कि ये आपको दूसरी राजनीतिक पार्टियों, तो महाराष्ट्र आता है चौथे नंबर, जहां से शरद पवार बहुत अच्छी भूमिका में सीटें लेकर आ रहे हैं। उनकी NCP शरद पवार पार्टी है। इसके अलावा अगर देखा जाए महाराष्ट्र से एक और बड़ा गठबंधन साथी है जो इंडिया का, उसको अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, वो भी अच्छी सीटें जीतने के साथ भी ये लगातार महाराष्ट्र बनी हुई है और कांग्रेस भी वहां अच्छा करने में कामयाब रही।
तो इस लिहाज से देखा जाए तो चौथा पार्टनर अगर बन रहा है तो महाराष्ट्र से अच्छा पार्टनरशिप इंडिया गठबंधन में सामने आ रही, जो सीटों का आंकड़ा अच्छा लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमको कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु नहीं बोलना पड़ेगा, केरला गुना बढ़ेगा, वहां पर भी इनको अच्छा करने का मौका मिला। इनके जो इंडिया गठबंधन में सहयोगी रहे उन्होंने अच्छा किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी सीटें इनकी इस बार निकली हैं इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो। भले ही फारूक अब्दुल्ला चुनाव हार गए, महबूबा मुफ्ती खुद अपना चुनाव हार गए, लेकिन वहां से भी इनको मजबूती इस बार मिली है पहले की तुलना। तो ये देखा जा सकता है जो इंडिया गठबंधन की आज बैठक शाम 6 बजे होगी, उसमें सहयोगी दलों की क्या भूमिका रहेगी, तो सहयोगी दलों में कौन बड़ा नेता किसमें भूमिका अपना निभाता नजर आएगा। तो एक बात और आपको मैं बताऊं कि इंडिया गठबंधन में अगर कांग्रेस की अगुवाई के नेताओं को छोड़ दिया जाए, वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर राष्ट्रीय अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। अखिलेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, अखिलेश यादव को बहुत व्यक्ति माना जाता है। वो ऐसे एक राजनेता है जो कटु ज्यादा नहीं बोलते हैं। हाँ, इलेक्शन में चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसे शब्द और वाक्य जरूर देखने को मिले जिनमें कुछ उस तरह की बातें हुई, लेकिन अगर वैसे उनको राजनीतिक कद उनका देखा जाए तो देश के राष्ट्रीय नेताओं में उनकी छवि अच्छी है, अच्छा तालमेल है, लोगों के साथ सहनशीलता के साथ मिलते हैं। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से अहम भूमिका में अगर किसी दल से संपर्क करना है, किसी से बात करना है, अगर किसी से कोई सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो डीलिंग के लिए उनको आगे किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जहां पर कांग्रेस कुछ ऐसे नेताओं से बात नहीं कर सकती जिनको मनाने में कामयाब नहीं हो सकती, उनमें अखिलेश यादव बेहद अहम भूमिका बना सकते हैं, जिसमें बिल्कुल। और साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि देखिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और परिणाम सामने आए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी अखिलेश यादव को बढ़त मिली है, कई सीटों पर उन्होंने कब्जा किया है, तो इससे उनका कद जो है गठबंधन में और जो है मजबूत होता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दिल्ली में होगी आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक। परिणाम सामने आने के बाद ये पहली बैठक होगी। सरकार बनाने की रणनीति पर, कोशिश पर चिंतन मंथन किया जाएगा। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।